जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो हम पिछली वीडियो में हमने देखा था। उदारवाद का क्वेश्चन के उदारवाद की व्याख्या करी थी, उसकी विशेषताएं, उसकी आलोचनाएं पढ़ी थी। आज हम देखेंगे मार्क्सवाद के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा क्वेश्चन है, मार्क्सवाद विचारधारा की विशेषताएं को व्याख्यात करते हुए ऐतिहासिक भौतिकवाद का वर्णन कीजिए। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे आज पूरी तरीके से। तो ध्यान लगाकर एकदम बैठना है आपको, इस वीडियो को देखना है तरीके से, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मार्क्सवादी विचारधारा कब आई? मार्क्सवादी विचारधारा की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में। मार्क्सवादी विचारधारा की शुरुआत कब हुई? 19वीं शताब्दी में। जैसे हमने उदारवाद के संस्थापक जाने थे जॉन लॉक, मार्क्सवाद के संस्थापक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा 19वीं शताब्दी में पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में आई थी। किसके विरोध में आई थी? ये पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में आई थी, मतलब उदारवाद विचारधारा जो थी उसके विरोध में आई थी। इस समय कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि की थी। उसके बाद मार्क्सवाद विचारधारा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की बात करती है। जैसे उसमें जो है व्यक्तिवाद पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसमें सामाजिक हित पर ज्यादा जोर दिया गया है, सामाजिक स्वामित्व की बात की गई है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया गया है, जिसमें वर्ग ना हो, जैसे अमीर और गरीब। हमेशा समाज दो वर्गों में बटा रहा है, तो इन्होंने उस वर्ग संघर्ष का विरोध किया है कि वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। मार्क्स का दर्शन व्यवहारिक था। उसने विश्व की व्याख्या करने के बजाय विश्व को बदलने पर जोर दिया। ये नहीं कि उसने सिर्फ वो करा कि हाँ भाई शब्दों में कह दिया, बल्कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करने पर ज्यादा जोर दिया। कार्ल मार्क्स ने अनेक रचनाएं लिखी थी, जिसमें दो उसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। कार्ल मार्क्स जो थे उनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। ओके, ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की। ये दो प्रमुख थी। उसने साम्यवादी घोषणा पत्र में क्रांति के लिए मजदूरों का आह्वान करते हुए कहा कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ। उन्होंने एक बहुत प्रमुख नारा दिया था। ये कहा था कि अगर वर्ग संघर्ष को खत्म करना है तो सभी मजदूरों से उन्होंने एक वो रखी थी, गुहार लगाई थी कि सभी मजदूर विश्व के, ना कि सिर्फ एक देश के, उन्होंने पूरे विश्व के लिए क्रांति की बात की थी कि सभी मजदूर एक हो जाओ और क्रांति कर दो। मार्क्सवाद की जो मान्यता है स्वयं मार्क्स और एंगल्स के विचारों पर आधारित है। जो मार्क्सवाद पूरा हमारे को देखने को मिलता है वो एंगल्स और इनके विचारों पर आधारित थी, कार्ल मार्क्स के। मार्क्सवादी विचारधारा पूरी तरीके से पूंजीवाद का विरोध किया गया, जबकि निजी संपत्ति का विरोध किया गया था। मार्क्सवादी विचारधारा को दो भागों में बांटते हैं हम: साम्यवादी निरंकुशतावादी, समाजवादी सामूहिक शासन। दो भागों में बांटते हैं मार्क्सवाद को। एक है साम्यवादी, निरंकुशतावादी, निरंकुशतावादी। दूसरी है समाजवादी, समाजवाद, सामूहिक शासन। ओके, जो मार्क्सवाद विचारधारा है हमारी दो भागों में बांटी गई है, जैसे साम्यवादी निरंकुशतावादी और समाजवादी सामूहिक शासन। आपने देखा होगा कोल्ड वॉर का जो टाइम था, जो आपने पढ़ा होगा 12वीं कक्षा में, 12th क्लास में, जिसमें कि यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो था, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, उसके उत्तराधिकारी के तौर पर, और चीन, दोनों में ही समाजवाद और साम्यवाद था। लेकिन आपको कई बार कंफ्यूजन हुआ होगा कि दोनों फर्क क्या है। तो जो जो सोवियत संघ था, रूस जिसे आज हम कहते हैं, वहां पर जो था वो निरंकुशतावादी शासन था, साम्यवादी, और जबकि समाजवाद और सामूहिक शासन जो है वो चीन में देखने को मिला था हमारे को। ये दोनों में हमारे को फर्क देखने को मिलता है। उसके बाद साम्यवाद में क्या है? साम्यवाद में क्या होता है? जो साम्यवाद है इसमें होता है, इसमें निरंकुश शासन की बात की जाती है।
एक ही पार्टी का निरंकुश शासन होता है, लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। जैसा आपने सीधी युद्ध वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा पहले, जिसमें कि व्यक्ति को अपनी जो अभिव्यक्ति व्यक्त करनी होती थी वो कार्टून चुटकुलों के माध्यम से व्यक्त करते थे। तो यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक में ये अपनाया गया था। जबकि समाजवाद क्या है, समाजवादी शासन व्यवस्था में शासन तो निरंकुश तरीके से चलाया जाता है, किंतु सामूहिक रूप से शासन किया जाता है, कोई एक व्यक्ति निरंकुश शासन नहीं करता। उदाहरण स्वरूप चीन, इसका उदाहरण आप लिख लेना, क्या है, चीन। और इसका उदाहरण क्या है आपके, यूएसएसआर, यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। ये साम्यवाद और समाजवाद में मेन डिफरेंस है। उसके बाद हम जानेंगे मार्क्सवाद का ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद का ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब मार्क्स के द्वारा हमेशा ये बताया गया था कि समाज दो वर्गों में विभाजित रहा है, तो उसने इसके लिए पूरी भौतिकवादी व्यवस्था का वर्णन करा है किस तरीके से, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया गया है। मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर इतिहास की ऐसी 6 अवस्थाओं का वर्णन करता है जिसमें भूत, वर्तमान, भविष्य की सभी अवस्थाएं सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है, इसमें हमारे को आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, राज्य विहीन एवं वर्गहीन समाज। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में कोल मार्क्स के द्वारा ये 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। हम इनको व्याख्यात करेंगे पूरी तरीके से। सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग। तो आदिम साम्यवादी युग में क्या था, सामाजिक विषमता जो विकास था का ये पहला चरण था, जब सामाजिक विकास होना शुरू हुआ था मानव का, जिसने जीविका उपार्जन के लिए कंदमूल, फल एवं शिकार करना इस काल का मुख्य व्यवसाय था। इन सब चीज़ों से अपना जीवन यापन करते थे लोग। किसी भी तरीके का कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, कोई भी वर्ग नहीं था, किसी तरीके की कोई विषमता देखने को नहीं मिलती थी। इस समय समाज में कोई भी वर्ग नहीं थे, इसलिए किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष मौजूद नहीं था। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है देखने को नहीं मिलता था। संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं थी, लोग अपने जीवन यापन के लिए काम करते थे, कोई भी शोषण नहीं था यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा जो युग आता है वो आता है दास्ता का युग। दास्ता के युग में क्या, इस युग में भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुए, धीरे धीरे जो परिवर्तन चेंजेस आने शुरू किए, जिस कारण लोग खेती करने लगे, ये पशु पालने लगे। जब पशुपालन करना शुरू करा और फार्मिंग करना शुरू कर दी, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा मिला, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो गया। फिर वहां से जो है हमारे को कैपिटल नाम की चीज देखने को मिली, संपत्ति। जिन लोगों को भूमि व उत्पादन जैसे साधनों पर अधिकार कर लिया वे स्वामी बन गए। जो पहले से जिन्होंने अधिकार कर लिया लैंड के ऊपर और वो प्रोडक्शन करने लगे, तो वो क्या है वहाँ पे मालिक बन गए, ऑनर बन के बैठ गए। बाकी लोगों को इनके द्वारा दास बना लिया गया, स्लेव बना लिया गया। बाकी लोगों को जिसने 2 वर्ग बनाए, मतलब स्वामी वर्ग और दास वर्ग, 2 वर्ग निकल गए दास्ता के युग में। कौन कौन, स्वामी वर्ग और दास वर्ग। तो जो समाज था, सोसाइटी थी हमारी, वो 2 भागों में विभाजित हो गई, डिवाइड हो गई। आर्थिक हितों को लेकर संघर्ष होने लगा। फिर आता सामंतवादी युग। सामंतवादी युग जो है तीसरा युग था। भौतिक साधनों के लिए फिर से परिवर्तन हुआ, उत्पादन के साधनों की उन्नति हुई, साथ ही दस्तकारियों का भी विकास हुआ। दस्तकारी जो थे
संपूर्ण भूमि पर जमींदारों या सामंतों का अधिकार हो गया। पूरी भूमि पर नियंत्रण करने के लिए किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। फिर बाकी बचा हुआ कृषक वर्ग इन्हीं भूमि पर खेती करने लगा। श्रमिक वर्ग इनके अधीन ही दस्तकारी करते हैं, जिससे दो वर्ग बन गया, सामंत वर्ग और कृषक वर्ग। जो तीसरा सामंतवादी युग था, इसमें दो वर्ग कौन से निकल गए, सामंत वर्ग और कृषक वर्ग। और इससे पहले वाले में जो दासता का युग था, उसमें कौन से दो वर्ग निकल कर आए थे, उसमें स्वामी जो है और दास वर्ग। उसके बाद में चौथा है पूंजीवादी युग। चौथा है पूंजीवादी युग। इसमें क्या है, सामंतवादी युग की नींव पर ही पूंजीवाद स्थापित हुआ। पूंजीवादी युग औद्योगिक युग था, जिसमें बड़े बड़े उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया। अब समाज दो वर्गों में बट गया था, संपत्तिशील वर्ग और संपत्तिहीन वर्ग। मतलब एक पे तो संपत्ति बहुत ज्यादा थी और एक बिल्कुल ही संपत्ति से हीन था। तो पूंजीवादी वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगा। इस अवस्था में जब श्रमिक वर्ग का ज्यादा शोषण हो जाएगा तो सारे मजदूर एक हो जाएंगे और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ विद्रोह क्रांति कर देंगे, अपना अधिकार जमा लेंगे। तो ये वो अवस्था होगी जिसमें एकदम सारे मजदूर एक हो जाएंगे। इसमें तो वर्ग कौन से निकल गए थे, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। उसके बाद पांचवा है श्रमिक वर्ग और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जो था, श्रमिकों के बीच संघर्ष होगा। इसमें श्रमिक वर्ग जीत जाएगा और पूंजीपति वर्ग की पराजय होगी। जो यहाँ पे जो है एकदम से जो सोसाइटी में एकदम परिवर्तन आ जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, फिर उत्पादन के सभी साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा और इसी स्थिति को श्रमिक वर्ग की तानाशाही कहा गया। फिर जो छठा है राज्य विहीन वर्ग। और ये जो लास्ट जो बताया गया, लास्ट फेज जो बताया गया, इसके अंतर्गत क्या दिखाया गया कि मानव इतिहास में पूरा परिवर्तन हो जाएगा और अंतिम युग है ये जो श्रमिक वर्ग की तानाशाही के द्वारा राज्य की शक्ति का पूरा उपयोग किया जाएगा। इस स्थिति में सभी की स्थिति समाज में एक समान हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं देखने मिलेगी। पूरी तरीके से वर्ग संघर्ष और अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो वर्ग व्यवस्था है वो पूरी तरीके वर्ग जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। ये एक राज्य विहीन समाज होगा और समाज में एक बिना किसी उसके डिस्क्रिमिनेशन के, जिसमें ना कोई शोषण होगा ना कोई शोषित होगा, अवस्था सबसे अच्छी होगी। इस अवस्था को ही सबसे अच्छा अवस्था माना है कार्ल मार्क्स के द्वारा। उसके बाद मार्क्सवाद की विचारधारा की विशेषताएं क्या है, ये तो हमने देख लिया ऐतिहासिक भौतिक बात। अब मार्क्सवाद की विशेषताएं क्या है। पहले पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध। पूंजीवाद का विरोध। पहली विशेषता क्या है, पूंजीवाद का विरोध। मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को शोषण का प्रतीक माना गया, जिसमें कि मुक्त बाजार व्यवस्था होती है। कुछ लोगों का ही पूरी पूंजी पर अधिकार होता है, वे पूरे समाज का शोषण करते हैं। पूंजीवाद की वजह से वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति हुई है, जिसमें आर्थिक आधार पर वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है सामूहिक स्वामित्व पर जोर। मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा निजी स्वामित्व का विरोध किया गया और सामूहिक स्वामित्व की बात की गई, जिसमें कि सभी लोगों को समाज में अधिकार होगा और भूमि पर कोई भी निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। ये इसकी विशेषता थी। तीसरा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर जोर। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर जोर। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर जोर। तो जो मार्क्सवाद है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है। इस विचारधारा के द्वारा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, जिसमें सब कुछ नियंत्रण में होगा, कोई मुक्त बाजार व्यवस्था नहीं होगी। बाजार के द्वारा ये कुछ भी तय नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य के द्वारा जो सरकार है उसके द्वारा सब कुछ तय किया जाएगा। अगला पॉइंट है मजदूर वर्ग के हक पर जोर देना। मजदूर वर्ग के पर जोर। मार्क्सवाद के द्वारा मजदूर वर्ग या कृषक वर्ग के हक पर जोर दिया गया, जिसमें इस वर्ग का किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा। इस वर्ग के उत्थान के बिना समाज विकास नहीं कर सकता, क्योंकि मजदूर के द्वारा ही पूरी तरीके से विकास किया जाता है। देश के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे को लोग देखने मिलते हैं वो मजदूर और किसान हैं। उसके बाद में क्रांति पर जोर देना। क्रांति
क्रांति पर जोर देना। मार्क्सवाद के अनुसार सभी मजदूरों के एक होने की बात की गई है, जिसमें कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, उन्होंने एक नारा दिया था, का आह्वान किया गया और उनके हक के लिए क्रांति रेवोल्यूशन की बात की गई है, जिससे कि वे अपना हक मान सके और पा सके। उसके बाद अगला है वर्गविहीन समाज की बात। वर्गविहीन समाज की बात। इनके द्वारा समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं होना चाहिए, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में कोई शोषण करने वाला नहीं बचेगा और समाज समान हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ विशेषताएं हैं। पूंजीवाद का विरोध, सामूहिक स्थायित्व पर जोर, जो स्वामित्व पर, राज्य नियंत्रित व्यवस्था पर जोर, मजदूर वर्ग के हक पर जोर, क्रांति पर जोर देना, वर्गविहीन समाज की बात करना। इसके बाद है आलोचनाएं, जो हम देखेंगे। आलोचना जो क्या है मार्क्सवाद की, किसी भी विचारधारा की जो विशेषताएं होती है उसके बाद ही हमारे को आलोचना पता करनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट आइडियोलॉजी नहीं है। जब कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई आइडियोलॉजी कैसे परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आइडियोलॉजी को बनाने वाला कौन है, मनुष्य ही है, उनके अंदर भी तो बुद्धि है। उसके बाद आलोचना, सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्रता की बात ना करना। स्वतंत्रता की बात ना करना। स्वतंत्रता की बात ना करना। तो मार्क्सवाद के द्वारा समानता की बात पर ज्यादा जोर दिया गया है, स्वतंत्रता पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका मानना है कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वर्ग संघर्ष अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। महिलाओं के अधिकार की बात करना, महिलाओं के अधिकारों की बात ना करना, अधिकारों की बात ना करना। उदारवाद की तरह ही मार्क्सवाद ने भी महिलाओं के अधिकारों की कहीं पर भी बात नहीं करी है कि महिलाओं को किस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ पे वर्ग संघर्ष जरूर बताया गया है, लेकिन उसमें कहीं पर भी दास शब्द इस्तेमाल किया गया है, कहीं स्वामी इस्तेमाल किया गया है, कहीं गरीब मजदूर इस्तेमाल किया गया है, किंतु कहीं पर भी महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया है। अगला है हिंसा पर जोर। मार्क्सवाद के द्वारा जो क्रांति की बात की गई है, क्रांति बिना वायलेशन के आ ही नहीं सकती, तो इसमें वायलेंस पे ज्यादा जोर दिया गया है कि मजदूरों सब एक हो जाओ और विद्रोह कर दो। उससे क्या होगा कि समाज के अंदर अव्यवस्था आएगी, और अव्यवस्था आएगी समाज में, फिर वो कोई फायदा ही नहीं उस विचारधारा का जिसमें कि पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल जाए। अगला है आर्थिक क्षेत्र पर सिर्फ जोर देना, सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर जोर। जो मार्क्सवाद के द्वारा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया, कहीं पर भी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं की गई, बल्कि वहां पर सिर्फ जो है आर्थिक क्षेत्र की बात की गई है। आर्थिक क्षेत्र पर ही जोर दिया गया है कि वर्ग संघर्ष आर्थिक आधार पर देखने को मिलता है, पूंजीपति और ज्यादा पूंजीपति हो गए, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। उसमें क्या है, हमारे को सिर्फ एक ही पैमाना देखने को मिलता है कि एक ही नजरिए से इन्होंने देखने की कोशिश करी है, वो सिर्फ एक आधार को रखा है, इकोनॉमिक बेस को रखा है, इन्होंने आर्थिक आधार पे इन्होंने व्याख्या करी है। अगला राज्य की भूमिका को नकारना, राज्य की भूमिका को नकारना। तो मार्क्सवाद के द्वारा कहीं पर भी राज्य को एकदम केंद्र में नहीं रखा गया है, राज्य की भूमिका को हमेशा नकारने की कोशिश की गई है। आखिर में भी उनके द्वारा ये बताया गया है कि राज्य जो है राज्य विहीन समाज होना चाहिए, वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, जिससे पता लगता है कि उन्होंने राज्य की जो भूमिका है उसको नकारा है। तो ये आलोचना है स्वतंत्रता की बात ना करना, महिलाओं के अधिकारों की बात ना करना, हिंसा पर जोर देना, सिर्फ आर्थिक जो क्षेत्र पर जोर देना, राज्य की भूमिका को नकारना। एंड में आपको इसका कंक्लूजन लिख देना, निष्कर्ष। कंक्लूजन में ये बताना है कि इसका क्या महत्व है। मार्क्सवाद विचारधारा अपने आप में ही एक महत्व रखती है।
ये उदारवाद के विरोध में आई। जब किसी भी एक विचारधारा के विरोध में कोई विचारधारा आती है, उससे उस विचारधारा की कमियां पता चलती हैं हमारे को। अगर मार्क्सवाद नहीं आती तो उदारवाद की जो विशेषताएं थी सिर्फ हम उन विशेषताओं को देख पाते, किंतु इसने उसकी आलोचनाओं को निकाल के सामने आई, उसके बाद में उजागर किया उसकी कुछ कमियां थी और उससे समाज में अपने एक नई रूपरेखा को प्रस्तुत किया। तो ये हमारा दूसरा जो है क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। ओके, तो जय हिंद दोस्तों। आपके सपोर्ट के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और द्वारा जय हिंद आपको, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें और अपना सपोर्ट बनाए रहें। आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते रहेंगे और कंटिन्यूसली मैं आपके लिए ये वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।